सुरक्षा के नाम पर संसद में विपक्ष का हंगामा। अमर्यादित व्यवहार के चलते दोनों सदनों से 13 सांसद निलंबित। टीएमसी के डेरेक ओब्रायन समेत दूसरे सदस्य शीतकालीन सत्र के शेष भाग से सस्पेंड। संसद की सुरक्षा में सेंध मामले में गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में किया गया पेश। भेजे गए 7 दिन की पुलिस रिमांड पर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने घटना को बताया सोची समझी साजिश। लोकसभा में सरकार ने दी जानकारी। गैर परंपरागत ईंधन से 1,86,000 मेगावाट ऊर्जा की क्षमता की जा चुकी है हासिल। 72% घरों तक पहुंचा पेयजल। 11 करोड़ महिलाओं को पानी ढोकर लाने से मिली निजात। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत ने विवादित परिसर के सर्वे को दी मंजूरी। सर्वे कमिश्नर की होगी नियुक्ति। शुक्रवार को होगा राजस्थान की नई सरकार का शपथ ग्रहण। भजनलाल शर्मा लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। 2 उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरुआ भी लेंगे शपथ। पीएम मोदी शपथ ग्रहण समारोह में करेंगे शिरकत। सबरीमाला मंदिर में अव्यवस्था को लेकर भाजपा ने खोला राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा। भाजपा का विरोध प्रदर्शन जारी। भाजपा के एक दल ने परिसर का दौरा कर व्यवस्था का लिया जायजा। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर सकारात्मक खबर। एडीबी ने वृद्धि अनुमान बढ़ाकर किया 6.7%। इधर शेयर बाजार में दिखा जबरदस्त उछाल। सेंसेक्स 929.60 अंक जबकि निफ्टी 256.36 अंक की बढ़त के साथ बंद। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। संसद की सुरक्षा में सेंध मामले पर संसद में हंगामा जारी रहा। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। संसद की कार्यवाही में बाधा डालने के आरोप में लोकसभा के 13 और राज्यसभा के 1 यानी कुल 14 सांसद आज बाकी बचे सत्र से निलंबित कर दिए गए। गुरुवार का दिन संसद में भारी गहमा गहमी भरा रहा। संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों के हंगामे के चलते गुरुवार को कामकाज बाधित हुआ। जैसे ही सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, कांग्रेस सहित विपक्षी दल के सांसद हंगामा करने लगे, जिसके चलते प्रश्नकाल थोड़ी ही देर चल पाया। बुधवार को संसद की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर विपक्षी दल के सदस्य हंगामा कर रहे थे। घटना घटी है, उस घटना को लेकर हम सब चिंतित हैं। सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी और क्षेत्राधिकार लोकसभा सचिवालय का है और इसीलिए लोकसभा सचिवालय फिर आपसे चर्चा करेगा। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। बुधवार को लोकसभा में हुई सुरक्षा में चूक के बाद गुरुवार को संसद भवन परिसर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सांसदों को पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जहां सदन के भीतर ले जाया जा रहा है, वहीं पर मीडिया को भी दूर रखा गया है और आगे बैरिकेडिंग की गई है। जो मकर द्वार है उसको पूरी तौर पर बैरिकेड किया गया है।
2 बजे के बाद भी विपक्षी सांसदों का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद संसदीय कार्यमंत्री के प्रस्ताव पर सदन से 5 कांग्रेसी सांसदों को बाकी बचे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। फिर 3 बजे हंगामा जारी रहने पर 8 और सांसदों का निलंबन किया गया। निलंबित किए गए लोकसभा के सांसदों में कुल 13 सांसदों में 9 कांग्रेस, 1 डीएमके, 2 सीपीएम और 1 सांसद सीपीआई से हैं। स्पीकर साहब ने जो निर्णय किया था तो उसके उल्लंघन करके प्लेकार्ड लेके वेल में आया है, इसलिए 13 एमपीओ का सस्पेंशन आज हुआ है। उधर राज्यसभा में भी सुबह से ही सांसदों का हंगामा शुरू हो गया। विपक्षी दल बुधवार की घटना पर चर्चा की मांग कर रहे थे, जिसके चलते सदन की कार्यवाही प्रभावित हुई और सदन 7 बार स्थगित करना पड़ा। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को राज्यसभा में हंगामे के कारण पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन सदन से बाहर नहीं जाने पर सभापति राज्यसभा ने बेहद नाराजगी जताई। The matter be referred to the Committee of Privileges of Rajya Sabha for examination, investigation and report within a period of 3 months. नेता सदन पीयूष गोयल ने सदन में प्रस्ताव रखा कि डेरेक ओब्रायन ने सदन से बाहर न आकर बाकी सदस्यों के अधिकारों का हनन किया है और सदन को लगातार बाधित किया है, इसलिए मामले को प्रिविलेज कमेटी के लिए भेजा जाए और 3 महीने में इसकी जांच कर रिपोर्ट रखी जाएगी। I move the following motion that the House takes a serious note of the conduct of Shri Derek O'Brien, member who was suspended from the service of the council. सभापति ने विपक्ष के सांसदों से आग्रह किया, लेकिन डेरेक ओब्रायन सहित विपक्षी सांसदों का हंगामा जारी रहा। डेरेक ओब्रायन मामले पर सभापति ने सदन के समक्ष प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने स्वीकृति दे दी। शैलेंद्र मिश्र, अनुज यादव, कुमार आलोक और ऋषि कुमार के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। संसद की सुरक्षा में सेंध मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने 4 आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा है। एक आरोपी ललित झा, जिसे मास्टरमाइंड माना जा रहा है, वो गिरफ्तार हो चुका है। ललित झा के पास ही 4 आरोपियों के फ़ोन हैं। 6 अलग अलग शहरों में इन आरोपियों के तार जुड़ रहे हैं। संसद की सुरक्षा में सेंध मामले में गिरफ्तार आरोपियों को गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया। आरोपियों को एडिशनल सेशन जज हरदीप कौर की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने 4 आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 15 दिनों की रिमांड मांगी थी। 4 आरोपियों को कोर्ट की तरफ से वकील भी मुहैया कराए गए। एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट को बताया कि आरोपी अपने जूतों में कैविटी बनाकर कैनिस्टर अंदर ले गए थे। इनका इरादा आतंक पैदा करना था। एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये बहुत सोची समझी साजिश है, देश की संसद पर हमला है। We had requested for 15 days police custody remand, which had been considered by the Learned Court, and Learned Court had been kind enough to grant 7 days PC remand. जज साहब ने कहा कि अभी 7 दिन की दी जा रही है, ठीक है, आप पहले इन्वेस्टिगेशन करिए फिर बाद में। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले 2 आरोपियों का नाम सागर शर्मा और मनोरंजन डी है। वहीं संसद भवन के बाहर से गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों की पहचान नीलम और अमोल शिंदे के रूप में हुई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बावजूद लखनऊ निवासी सागर शर्मा और मैसूर निवासी मनोरंजन संसद में जूते में छिपाकर स्मोक कैन ले जाने में सफल हुए। वहीं संसद के बाहर नीलम व अनमोल शिंदे ने पीले व लाल रंग के स्मोक कैन चला दिए। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है। एक अन्य आरोपी ललित झा की तलाश के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल दबिश दे रही है। बताया जा रहा है कि संसद में कलर स्मोक उड़ाने वाले आरोपी या उनके साथी गुरुग्राम के एक घर में ठहरे थे। पुलिस ने गुरुग्राम के इस घर पर पहुंचकर जांच की। उधर लखनऊ का रहने वाला सागर शर्मा किराए पर लेकर ऑटो चलाया करता था। वे ऑटो मालिक से सुबह ऑटो लेकर जाता और शाम को दे जाता था। उसने मालिक से 4 दिन बाद आने की बात कही थी। वहीं एक ऑटो ड्राइवर ने बताया कि वो हमेशा अपने पेशे से जुड़ी ही बात किया करता था। सागर क्या बता के आपसे गया था? मैं जा रहा हूँ बाहर, मुझे 2-4 दिन छुट्टी चाहिए। बृहस्पति को मैं आऊँगा वापस, गाड़ी में चलाऊँगा। हम भी गाड़ी चलाते हैं, ई रिक्शा ऑटो चलाते हैं। हमारे घर पे दोनों हैं। वो भी गाड़ी किराए पे चलाता है, मेरे दोस्त की उसी कोटे पे चलाता है।
घटना के बाद पार्लियामेंट के अंदर और बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय के अनुरोध पर गृह मंत्रालय ने घटना की जांच का आदेश दे दिया है। सीआरपीएफ के महानिदेशक के नेतृत्व में एक जांच कमेटी बनाई गई है। इसमें अन्य सुरक्षा एजेंसियों और एक्सपर्ट शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भाजपा सांसद और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले के फरार आरोपी ललित झा की सोशल मीडिया एक्स पर तस्वीरें साझा की हैं, जिसमें आरोपी ललित झा टीएमसी नेता तापस रॉय के साथ नजर आ रहा है। डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने लिखा है कि हमारे लोकतंत्र के मंदिर पर हमले का मास्टरमाइंड ललित झा लंबे समय से टीएमसी के तापस रॉय के साथ घनिष्ठ संबंध में था। क्या ये सबूत नेता की मिलीभगत की जांच के लिए पर्याप्त नहीं है? लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े सवालों के जवाब में सरकार ने बताया कि देश में हर घर पेयजल पहुंचाने के अपने संकल्प में अब तक 72% घरों तक पेयजल पहुंच चुका है, जिससे 11 करोड़ महिलाओं को पानी ढोकर लाने से मुक्ति मिली है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इन आंकड़ों को देश के सामने रखा। संसद के 9वें दिन विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही लगातार बाधित होती रही। हालांकि हंगामे के बीच लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री डॉक्टर आर.के. सिंह ने बताया कि स्वच्छ ऊर्जा के तय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए तेजी से काम चल रहा है। गैर परंपरागत ईंधन स्रोतों से 1,86,000 मेगावाट क्षमता हासिल की जा चुकी है और 1,14,000 मेगावाट क्षमता का निर्माण कार्य चल रहा है। We are well on our way to achieving our target. Our established capacity today is 186,000 megawatts of non-fossil fuel capacity, and I have another about 114,000 megawatts under construction. Apart from that, I have almost 55,000 megawatts under bid. एक अन्य सवाल के जवाब में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के तहत अब तक 72% घरों तक पेयजल पहुंचाया जा चुका है। इससे 11 करोड़ से अधिक महिलाओं को पानी ढोकर लाने की समस्या से निजात मिली है। पिछले 4 साल के इस योजना के कालखंड में जहां देश में केवल 16% घरों तक पीने का पानी पहुंचता था, आज देश में 72% घरों तक पीने का पानी पहुंचना संभव हुआ और देश में लगभग 11 करोड़ माताओं बहनों को पीने का पानी ढोने के अभिशाप से मुक्ति मिली है। वही केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने एक लिखित जवाब में लोकसभा को सूचना दी कि केंद्र के एकल पात्र महिलाओं को LWM श्रेणी के तहत 2023 में हज के लिए आवेदन करने की अनुमति की नीति के तहत 4,000 से अधिक एकल महिला आवेदकों की भागीदारी हुई, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। लैंगिक समावेशन और महिला सशक्तिकरण के लिए सकारात्मक कदम के तहत पात्र महिलाओं को अकेले हज करने की नीति 2018 में लाई गई थी। वहीं विपक्ष के हंगामे की वजह से राज्यसभा में भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल पाया। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि 2023 की जनवरी से सितंबर की अवधि में विदेशी पर्यटकों का आगमन 64,32,000 हो गया और अगले साल तक ये कोविड से पहले के आंकड़े तक पहुंच जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा को एक लिखित उत्तर में बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले 4 वर्षों में PMLA के तहत अपराध से प्राप्त 69,045.89 करोड़ रुपए की राशि को अस्थायी रूप से जब्त किया है। पार्लियामेंट टीम, DD न्यूज। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को मंजूर कर लिया है। हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के कोर्ट कमीशन सर्वे को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही ईदगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड की दलीलों को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर स्थित शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित परिसर के सर्वे को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण के लिए अदालत की निगरानी में एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग स्वीकार कर ली है। कोर्ट के फैसले को हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने ऐतिहासिक करार दिया है। उन्होंने बताया है कि सर्वे की प्रक्रिया और रूपरेखा 18 दिसंबर को तय होगी। एडवोकेट कमीशन की एप्लीकेशन सुनी जाए, उस आर्गुमेंट को माननीय न्यायालय ने रिजेक्ट कर दिया है। एडवोकेट कमीशन में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे, उसकी क्या मोडालिटीज होंगी, उसके लिए माननीय न्यायालय ने 18 दिसंबर लगाई है।
जिसमें मॉडलिटीज़ तय की जाएंगी कि इस एडवोकेट कमीशन में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे। ये सारी बातें 18 दिसंबर को तय होंगी। पर मूल बात यह है, एडवोकेट कमीशन वहाँ जाने का ऑर्डर, हमारी जो एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन 130 उसको माननीय न्यायालय ने अलाउ कर दिया है और एडवोकेट कमीशन जारी करने का आदेश कर दिया। दरअसल भगवान श्री कृष्ण विराजमान और 7 अन्य लोगों ने वकील हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे और देवकी नंदन के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एएसआई से सर्वे की मांग की थी। याचिका में दावा किया गया था कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान मस्जिद के नीचे है और वहां कई पुरातात्विक संकेत हैं जो स्थापित करते हैं कि वर्तमान मस्जिद एक हिंदू मंदिर था। फैसले का हिंदू संगठनों ने स्वागत किया है। निष्पक्ष लोग, विशेषज्ञ लोग वह सर्वे करेंगे, उस सर्वे में से जो सच सामने आएगा उसको कोर्ट को बताएंगे और कोर्ट को उससे सुविधा होगी कि वो निर्णय दे, न्याय करे। याचिकाकर्ताओं ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से शाही ईदगाह मस्जिद के एएसआई सर्वे की पूरी कार्यवाही की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराने का निर्देश देने की मांग की थी। वादी के वकील के अनुसार विवाद के उचित निर्णय के लिए विवादित ढांचे के तथ्यात्मक पहलुओं को अदालत के समक्ष लाया जाना चाहिए, क्योंकि विवादित क्षेत्र की तथ्यात्मक स्थिति के बिना मामले का प्रभावी निस्तारण संभव नहीं है। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने संबंधित पक्षों को सुनने के बाद याचिका पर 16 नवंबर को आदेश सुरक्षित रख लिया था। लखनऊ से ब्यूरो इनपुट्स के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सरकार की योजना पीएम गति शक्ति को वैश्विक स्तर पर ले जाने की है, जिसकी शुरुआत भारत के पड़ोसियों से की जाएगी। इस बारे में पेश है एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार विकासशील और विकसित दोनों देशों को एक एकीकृत डिजिटल टूल के साथ अपनी बुनियादी ढांचा योजना प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में मदद करने के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को वैश्विक स्तर पर ले जाने की योजना बना रही है। जानकारों की माने तो कुछ सीमा पार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पहले बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों को पेश किया जा सकता है। बाद में घरेलू परियोजनाओं के लिए विकसित ढांचे के आधार पर अन्य विदेशी परियोजनाओं के लिए एक अलग उत्पाद विकसित किया जाएगा। इस बारे में अधिकारियों ने कहा कि इस प्रणाली को अपनाने के इच्छुक देशों को पीएम गति शक्ति पोर्टल तक सीमित पहुंच मिल सकती है, ताकि यह देखा जा सके कि परियोजनाएं ड्राइंग बोर्ड से कार्यान्वयन तक कैसे जाती हैं। हम पहले से ही गति शक्ति मास्टर प्लान को अन्य देशों में प्रदर्शित कर रहे हैं। पड़ोस में हमने नेपाल में प्रतिनिधिमंडल स्तर का दौरा किया था और वहां की सरकार के निमंत्रण पर बांग्लादेश में भी मास्टर प्लान का प्रदर्शन किया गया था। इस बाबत 30 देशों को भी यह टूल दिखाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, रोजगार बनाने का, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का और सबको सही जगह पे सुरक्षित पहुंचाने का जो एक पहल है, एक कदम है, गति शक्ति उसको लेकर के एक अगले पड़ाव पे जा रहा है। और क्योंकि टीमवर्क हम खुद वही काम कर रहे हैं और उसी विजन पे काम कर रहे हैं, तो साथ दोनों को साथ में एकजुट होते हुए ये दोनों की विजन को अलाइन होते हुए देख के मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। PMGSNMP ने 13 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की भूमि रिकॉर्ड को भी डिजिटल कर दिया है। यह कार्यक्रम परियोजनाओं को लागू करने में लगने वाले समय और लागत को कम करेगा, क्योंकि यह हितधारकों को इस डेटा तक आसान पहुंच प्रदान करता है। कार्यक्रम के तहत डिजिटल भूमि रिकॉर्ड 249 डेटा भरते हैं। पीएम गति शक्ति को साझा करने के विवरण पर अभी काम किया जाना बाकी है। इसमें टूल के विशिष्ट संस्करणों को अपनाना या प्रत्येक देश में समान संस्करण विकसित करना शामिल हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान एक बहुत ही विजनरी प्लानिंग टूल है, जिससे अब हम रिजल्ट्स देख रहे हैं और बहुत ही इम्प्रेसिव रिजल्ट्स हैं कि हमारी प्लानिंग की कॉस्ट कम हो गई है और हमारी गति भी बढ़ गई है प्लानिंग में, और जो हम सैंक्शंस लेते हैं। तो अब ये जो हमको डेटा मिल रहा है लॉजिस्टिक्स कॉस्ट से कि फर्स्ट माइल लास्ट माइल कनेक्टिविटी इशू है, या एक सड़क पर कंजेशन है, ट्रैफिक कंजेशन, उसको हमें ब्रॉडन करना है, या रेलवे लाइन में हाई डेंसिटी का कोई पैच है जहाँ पर हमको बॉटलनेक को ईज आउट करना है। तो ये सब जब डिसएग्रीगेटेड डेटा हमारे पास और भी रिफाइंड वे में फ्लो होगा बिग डेटा एनालिटिक्स के साथ, तो उससे हमारा प्लानिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और भी बेहतर होगा।
योजना सबसे पहले उन देशों को टूल प्रदान करने की है जहां भारत पहले से ही परियोजनाओं को निष्पादित कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सेवा में प्लेटफॉर्म पर अन्य देशों से डेटा मैप करना और फिर परियोजनाओं की योजना बनाना या अन्य देशों को स्वयं परियोजनाओं की योजना के लिए टूल का उपयोग करने के लिए सीमित पहुंच प्रदान करना शामिल हो सकता है। PMGSNMP सामाजिक आर्थिक विकास के साथ साथ आर्थिक और ढांचागत योजना को भी एकीकृत करता है। इसे पूरक करने के लिए सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक क्षेत्र को संबोधित करने के लिए 17 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति भी शुरू की गई थी। सरकार ने वडोदरा में गति शक्ति विश्वविद्यालय भी स्थापित किया है, जिसका लक्ष्य परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्रों के लिए सर्वोत्तम जनशक्ति और प्रतिभा को तैयार करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तकनीक को कैसे लोक कल्याणकारी योजनाओं में शामिल कर लोगों को सशक्त बनाया जा सकता है, ये कोई भी देश भारत की डिजिटल यात्रा से सीख सकता है। आज का डिजिटल भारत कार्यक्रम प्रतियोगिता के नियमों को नए सिरे से लिख रहा है। देश में औसतन प्रतिदिन 8 करोड़ लोग डिजिटल लेन देन करते हैं, जिसने समावेशी डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत नींव प्रदान की है। भारत में डिजिटल बदलाव व्यापक परिवर्तन लाने का सबसे बड़ा और सबसे जटिल अध्ययन है, जिसका व्यापक प्रभाव पड़ा है। ये सभी के लिए अत्यंत फायदेमंद सार्वजनिक निजी भागीदारी का एक शानदार उदाहरण भी है। भारत अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े बदलावों का लाभ उठाने के लिए तैयार है। ये देखना बेहद ही सुखद है कि AI जैसी प्रौद्योगिकी को भारत भय और जोखिम मानने के बजाय शानदार अवसर मिलने और व्यापक प्रभावकारी होने के नज़रिए से देख रहा है। भारत की रणनीति यही है कि AI के डिज़ाइन से जुड़े सिद्धांतों में भी पर्याप्त सुरक्षा और समावेशन सुनिश्चित किया जाए। विश्व आर्थिक मंच ने फ्यूचर जॉब रिपोर्ट में कहा है कि अगले 5 सालों में भारत में नौकरियों के बाजार में 22% की बढ़ोतरी होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसमें AI, मशीन लर्निंग और डाटा सेगमेंट से शीर्ष उभरते हुए क्षेत्रों से जुड़ी भूमिकाएं शामिल होंगी। प्रमुख कार्यक्रम AI फॉर ऑल के तहत PM मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने समग्र स्तर पर AI को अपनाने की नींव रखी है। इसके जरिए ये सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि इस परिवर्तनकारी तकनीक का लाभ देश के हर कोने तक पहुंचे। स्वास्थ्य सेवा, वित्त और ई-कॉमर्स सहित विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी के अवसरों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी के साथ AI नौकरी बाजार में खासा उछाल आया है। स्किल इंडिया मिशन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसी पहलों के माध्यम से कार्यबल को उन्नत और कुशल बनाने पर मोदी सरकार का जोर है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज करने के आदेश पर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमानत याचिका खारिज करने का फैसला 30 अक्टूबर को लिया गया था। ऐसे में समीक्षाएं खारिज की जाती हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि जांच एजेंसी 338 करोड़ रुपए के लेन देन की बात अस्थायी रूप से साबित कर पाई है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी व आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के साथ सदस्य देशों के बीच भारतीय पोषक अनाजों को प्रचारित व प्रसारित करने के उद्देश्य से नई दिल्ली में आसियान इंडिया श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। भारत सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के मद्देनजर आयोजित इस 2 दिवसीय महोत्सव में आसियान देशों के प्रतिनिधि व विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। OP यादव की एक खास रिपोर्ट देखिए। भारत के पारंपरिक पोषक अनाजों के जरिए दक्षिण पूर्व एशियाई देशों यानी आसियान के बीच सामरिक संबंधों को मजबूती प्रदान कराने के साथ टिकाऊ मिलेट्स प्रथाओं को बढ़ावा देने के क्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से आसियान इंडिया श्री अन्न महोत्सव 2023 का नई दिल्ली में आयोजन चल रहा है। महोत्सव का उद्घाटन करने आए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि आसियान देशों के बीच भारतीय श्री अन्न वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पोषण जरूरतों को पूरा करने का एक बेहतरीन विकल्प है। श्री अन्न प्राचीन अनाज है। यह छोटे होते हैं लेकिन शरीर को बहुत अधिक पौष्टिक एवं मजबूती प्रदान करते हैं। खेती, जलवायु परिवर्तन
और हमारे भोजन तथा पोषण को सुरक्षित करने के लिए हमारे दृष्टिकोण में क्रांति लाने की शक्ति श्री अन्न परिपूर्ण है। महोत्सव में मौजूद केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुभा ठाकुर ने कहा कि इस सम्मेलन के जरिए आसियान देशों के बीच मिलेट्स मार्केट को बढ़ावा मिलेगा। जितने भी good opportunity to have a cooperation with the Indian and people in ASEAN. आसियान देशों के बीच आयोजित श्री अन्न महोत्सव को मिलेट्स के बारे में जागरूकता के लिहाज से भी विशेषज्ञों ने काफी अहम बताया। मिलेट का बढ़ने से, इसका कंजम्पशन बढ़ने से सब जगह पे ना फार्मर्स का बढ़ाई अच्छा होगा और ये जो है बच्चों के लिए अच्छा होगा। एक नया कल्चर डेवलप करेगा कि अच्छा खाना खाएं और स्वादिष्ट और अच्छी और सुपर फूड खाना खाएं। सो न केवल चाटने के लिए पर हमारा तंदुरुस्त रहने के लिए न्यूट्रिशन रहने के खाना हो, ऐसे एक मिलेट का बहुत ज़रूरी है। इस तरह के आयोजनों से लोगों को सबसे पहली बात अवेयरनेस आती है और उनको पता चलता है कि इसका कितना वास्ट इफ़ेक्ट है, क्योंकि मिलेट्स की जो एक बहुत छोटे रूप में लोगों को नॉलेज है। तो मैंने भी जैसे अभी बहुत सारे देशों के जो डेलीगेट्स आए उनसे बात की तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कितना हेल्पफुल हो सकता है। आसियान इंडिया श्री अन्न महोत्सव में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और राज्य मंत्री शोभा करांदेलाजे के अलावा लघु कृषि व्यापार संघ की प्रबंध निदेशक व कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव डॉक्टर मनिंदर कौर द्विवेदी भी मौजूद रही। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत आसियान संबंधों को मजबूती प्रदान कराने के लिए कनेक्टिविटी, व्यापार और आर्थिक सहभागिता को प्रगाढ़ बनाने जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आसियान इंडिया श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच जागरूकता बढ़ाना और मिलेट्स व मिलेट्स पर आधारित उत्पादों के लिए एक सदाबहार बाजार तैयार करना है। भारत आसियान देशों के बीच बीते 25 साल से डिप्लोमेटिक डायलॉग रिलेशन है, तो वहीं बीते 15 साल से समिट संबंध भी है। लेकिन इन संबंधों को मजबूती प्रदान कराने में बीते 5 साल से स्ट्रेटेजिक संबंध बहुत ही भूमिका निभा रहे हैं। निश्चित तौर पर इस तरह के संबंधों के बीच भारत आसियान श्री अन्न महोत्सव के आयोजन से न केवल सदस्य देशों के बीच सामरिक संबंध बढ़ेंगे, वहीं दूसरी ओर श्री अन्न से जुड़े रोजगार, व्यापार और कारोबार के अवसर भी बढ़ेंगे। मेरे से कैमरामैन प्रमोद कुमार और राणा के साथ मौपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। श्री अन्न यानी मोटा अनाज अब गांव शहर से निकल बड़े शहरों के मॉल तक पहुंच गया है। दिल्ली के वसंत कुंज DLF मॉल में आसियान इंडिया मिलेट फेस्टिवल का आयोजन चल रहा है। इस फेस्टिवल में मिलेट से बने कई खाने पीने के उत्पादों को प्रदर्शित भी किया जा रहा है और लोग इनका स्वाद भी ले रहे हैं। खुद केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस मिलेट्स फेस्टिवल में शिरकत की और इसके बढ़ते उत्पादों की सराहना की। हमारे संवाददाता अनुज यादव ने जायजा लिया मॉल में आयोजित इस मिलेट्स फेस्टिवल का। आप अगर यहाँ देखेंगे, ये एक बड़ा मॉल है, बड़े बड़े लोग यहाँ शॉपिंग करने के लिए आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम इस वर्ष इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर मना रहे हैं, उसकी एक प्रदर्शनी और एग्जीबिशन यहाँ पर लगाई गई है। यहाँ अलग अलग जितने FPOs हैं अलग अलग राज्यों से, चाहे वो कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, वहाँ के किस तरीके से जो लोग हैं, किसान लोग हैं या स्टार्टअप्स जिन लोगों ने शुरू किया है, वो अपने अलग अलग जो श्री अन्न है उनके आइटम्स अब बना रहे हैं। तो ये जो मिलेट्स है ये हमारी एक बहुत बड़ी संपदा है। इसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री जी लगातार आह्वान करते हैं। ये जो एग्जीबिशन अभी हो रहा है उसके पीछे के जो भारत आसियान कंट्रीज़ के साथ मिल कर के ऐसे चीज़ों को प्रोमोट, व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से भी हमारे जो स्टार्टअप्स है, हमारे जो प्रोड्यूसर्स है, हमारे जो फार्मर्स है, किसान है, सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले ट्राइबल फैमिलीज़ है, उनको एक नया बाज़ार मिले। श्री अन्न को, मिलेट्स को गरीबों का खाना कहा जाता था और कहा जाता था कि ये सिर्फ जो गांव के लोग हैं वो ही इसको खाते हैं। अब ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से इस मिलेट्स का श्री अन्न के नाम से प्रचार और प्रसार किया है, उसके बाद आप यहाँ देखिए कि किस तरीके से जो बच्चों के भी आइटम्स हैं, चाहे बिस्किट्स हों, केक्स हों, वो सारी चीज़ें अब यहाँ पर बनने लगी हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि जो श्री अन्न है, मिलेट्स है, वो
न्यूट्रिशंस इसके अंदर सबसे ज़्यादा मिलता है, हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और दूसरी बात कि बच्चों को ये आइटम्स ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए, इसके लिए आजकल जिस तरीके से चॉकलेट्स के आइटम्स बनते हैं वो भी बनने लगे हैं। जो विजिबिलिटी हमें मिला है, जो अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिला है, कितना एक्सपोर्ट के लिए हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिला है, वो कभी पहले नहीं था। हम रागी से न्यूट्रिशन बार बनाते हैं सर। पहले न्यूट्रिशन बार बनाते हैं दूसरे कंपनी, लेकिन मिलेट्स के साथ नहीं। हमारा 40% मिलेट्स है और टोटली नेचुरल प्रोडक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय ईयर ऑफ जो मिलेट्स भारत मना रहा है, पूरी दुनिया भर के अंदर इसका प्रचार और प्रसार लगातार हो रहा है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की जो मुहिम है वो रंग लाते हुई दिखाई दे रही है। और उसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो ये है कि अब मिलेट्स गांवों से निकलकर, शहरों से निकलकर बड़े बड़े शहरों के मॉल्स तक भी पहुंच चुका है। अपने कैमरामैन रमाकांत के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2023 समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हुई। राष्ट्रपति ने ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित करने के साथ ही कार्यक्रम को संबोधित किया। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के मौके पर गुरुवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित करने के साथ राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार भी प्रदान किए। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि पर्यावरण को लेकर भारत पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यही वजह है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में 10 सालों में भारत 30 से 7वीं रैंकिंग में पहुंच गया है। दुबई में हुए COP28 सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लीड IT 2.0 का शुभारंभ किया है, जिसके तहत इंक्लूसिव एंड जस्ट इंडस्ट्री ट्रांजिशन पर जोर दिया जाएगा। ये पर्यावरण को लेकर भारत की प्रतिबद्धता का परिणाम हुई है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की रैंकिंग में हमारे देश 10 वर्षों की अवधि में 30 से 7वें स्थान पर पहुंच गया है। इस मौके पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह ने कहा कि भारत ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण को लेकर बेहद गंभीरता और जिम्मेदारी से काम कर रहा है, जिसके चलते COP21 में उत्सर्जन क्षमता को 33% से कम करने के लक्ष्य को हमने 11 साल पहले हासिल कर लिया है। हम लोगों ने यह प्लज किया था COP21 में कि 2030 तक हम अपनी एमिशंस इंटेंसिटी को 33% से कम करेंगे। हमने इस लक्ष्य को 2019 में अचीव कर लिया, 11 साल पहले। वी अचीव दिस टारगेट इन 2019, 11 years ahead of our target date. And a major credit for that should go to the organization which has organized this, the Bureau of Energy Efficiency. स्कूली बच्चों द्वारा ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता के 6 विजेताओं को राष्ट्रपति ने पुरस्कार प्रदान किए। इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों में 20 राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार भी प्रदान किए गए। राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त कर अपने चित्रों की प्रदर्शनी को लेकर बच्चे काफी उत्साहित नजर आए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए। आरवी को भी ये पुरस्कार मिला। आरवी, आज कैसा लग रहा है राष्ट्रपति पुरस्कार पाने? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा टॉपिक था 1 फैमिली 1 अर्थ एंड 1 फ्यूचर। मैंने उसके टॉपिक के रिलेटेड पूरा एक ड्राइंग बनाया है। इमर्ज डेवलप्ड नेशन बी एनर्जी सेविंग पीपल। पानी से कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है और सोलर से कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है और गोबर से कैसे कुकिंग, गोबर की गैस से कैसे कुकिंग किया जाता है, यही दिखाने का चेष्टा करते। इन पुरस्कारों का उद्देश्य ऊर्जा दक्षता और उसके संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना है। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज़, दिल्ली। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक ऐसा राष्ट्रव्यापी प्रयास है जिसका उद्देश्य सरकार की प्रमुख पहलों की 100% संतृप्ति हासिल करना और इन पहलों का लाभ सभी लक्षित प्राप्तकर्ताओं तक पहुंचाना सुनिश्चित करना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा की सफलता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि 1 महीने के अंदर ही प्रतिभागियों की संख्या 2 करोड़ को पार कर गई है।
विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के हर कोने में पहुंच रही है। जहां जहां IEEC वैन पहुंच रही है, वहां वहां लोग जोरदार स्वागत कर रहे हैं। इस यात्रा को लेकर जन समर्थन का ही असर है कि 1 महीने से भी कम समय में 2 करोड़ से अधिक प्रतिभागियों का आंकड़ा पार हो गया। सहभागिता में यह अभूतपूर्व बढ़ोतरी ये बताती है कि आम जनता इसे हाथों हाथ ले रही है। यात्रा की बढ़ती ऊर्जा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां 22 दिनों में 1 करोड़ का आंकड़ा छू गया था, वहीं अगले करोड़ का आंकड़ा महज 7 दिन में ही छू लिया। हर गुजरते दिन के साथ इस यात्रा की पहुंच बढ़ती जा रही है और इसे जनता से भरपूर समर्थन मिल रहा है। अब तक ये यात्रा लगभग 60,000 ग्राम पंचायतों तक पहुंची है। छोटे से समय में ही यात्रा ने 1.6 करोड़ से अधिक नागरिकों के साथ 2047 तक एक विकसित भारत के लिए प्रयास करने का संकल्प लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। यात्रा की मेरी कहानी मेरी जुबानी पहल में 1 करोड़ 30 लाख से अधिक लोगों ने अपने जीवन में आए बदलाव की कहानी साझा की। यात्रा के मुख्य विषयों में से एक है स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। अब तक 42 लाख से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है। यात्रा सुदूर इलाकों तक पहुंचकर सरकारी सेवाएं और सहायता प्रदान करने के लिए सीधे माध्यम के रूप में काम कर रही है। भागीदारी के मामले में लगभग 80 लाख प्रतिभागियों के साथ उत्तर प्रदेश अग्रणी है। इसके बाद 29 लाख से अधिक प्रतिभागियों के साथ महाराष्ट्र और 23 लाख से अधिक प्रतिभागियों के साथ गुजरात है। अब तक 16 लाख से अधिक प्रतिभागियों की उत्साहवर्धक हिस्सेदारी के साथ जम्मू एवं कश्मीर भी चतुर्थ स्थान पर है। आंध्र प्रदेश ने 11 लाख से अधिक प्रतिभागियों के साथ एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है। इस यात्रा के दौरान 29,000 से अधिक ग्राम पंचायतों ने 100% आयुष्मान कार्ड की पूर्ण कवरेज हासिल कर ली है। 18,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हर घर जल योजना की 100% संतृप्ति के स्तर तक पहुँच गई है। 34,000 से अधिक ग्राम पंचायतों ने भूमि रिकॉर्ड का पूर्ण डिजिटलीकरण हासिल कर लिया है और स्वच्छ भारत पहल के समर्थन में 9,000 से अधिक ग्राम पंचायतें ODF प्लस मॉडल के 100% अनुपालन के मानदंडों को पूरा करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।